फ्रेंड हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड आज का वीडियो आप लोग के लिए झारखंड पॉलिटेक्निक पर होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोग का अंडर 100 रैंक लाना है तो क्या क्या फॉलो करना है सब कुछ बताया था। तो वो वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, यदि नहीं देखे हैं तो अंडर 100 में आप लोग रैंक ला सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो पर हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिजिक्स का होने वाला है ये हम लोग करेंगे, देखेंगे। और ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ था। ठीक है, तो किस तरह से किस लेवल का क्वेश्चन आता है वो भी आप लोग इससे पता चलेगा और इसी टाइप में आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन आएगा। भले ही डेटा वगैरह चेंज रहेगा लेकिन क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन का जिस तरह से पूछा गया उसी तरह से क्वेश्चन आप लोग को 2023 में भी देखने को मिलेगा। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग पूरा देखिए कि किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन को। तो चलिए आज के लिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये 101 से देखते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन 101 से है, 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आप लोग को हिंदी में पढ़ के सुना देते क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के ही है, इसलिए इंग्लिश में आप लोग को नहीं कर रहे हैं। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का लड़का, देखिए मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ 50 केजी। ठीक है, 50 केजी जो है वो बॉय है, उसका मास दिया हुआ है जो कि मैदान में खड़ा है। उस पर 500 न्यूटन का बल लगता है, यानी फोर्स का वैल्यू दे दिया आप लोग को। इसी तरह आप लोग लिख लेना सब कुछ। फिजिक्स का नियम ही है कि आप लोग का सब जो जो दिया उसको लिखते जाइए। फिर 500 न्यूटन का बल लगता है, मतलब फोर्स इक्वल टू 500 न्यूटन हो गया। मैदान द्वारा लड़का पर लगाया गया बल क्या होगा। देखिए ये एक मैदान है, मान लीजिए ये एक मैदान है और इसमें एक लड़का खड़ा है। ठीक है, इसमें एक लड़का खड़ा है इस तरह से। तो बोल रहा है ये जो है उस पर 500 न्यूटन का बल लगता है, मतलब कि लड़के पर जो है 500 न्यूटन का बल लगता है। 500 न्यूटन का कैसे बल लगेगा, कौन बल लगाता है, कौन बल लगाएगा, यही तो खींच रहा ना जी से कौन खींच रहा है, जो ग्रेविटी है, मतलब कि हम लोग का जो धरती है वही तो खींच रहा है जी से। जिसके कारण फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है एम ए। और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी है। तो क्या हो गया एम इंटू जी, तो ये 500 न्यूटन हो गया। मतलब कि हम लोग क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैदान द्वारा लड़का पर लगाया गया बल क्या होगा। तो मैदान लड़का पर कितना बल लगाएगा, यदि लड़का लड़का जो है वो मैदान पर 500 न्यूटन लगाता है तो मैदान भी लड़का पर कितना न्यूटन लगाएगा, 500 न्यूटन ही लगाएगा। क्योंकि ये थर्ड लॉ ऑफ आप लोग पढ़े होंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्रिया का प्रतिक्रिया, जितना क्रिया होगा उतना ही प्रतिक्रिया होगा, यानी 500 न्यूटन इसका आंसर होगा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, फिर भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। 102 क्वेश्चन में देखते हैं। 5 न्यूटन, देखिए यहाँ पर फिर लिख लीजिए आप लोग। फोर्स दिया हुआ है कितना, 5 न्यूटन दिया हुआ, फोर्स 5 न्यूटन दिया हुआ है। एंड क्या दिया हुआ है 20 किलोग्राम, मतलब मास दे दिया आप लोग का 20 केजी। ठीक है, 20 केजी मास दे दिया हुआ है। तो त्वरण पूछ रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ए का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। त्वरण इसी को बोला जाता है, एक्सेलरेशन को। तो आप लोग पढ़े हैं ना, एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए पढ़े, एफ इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू एफ बाई एम होगा ना। तो बस पुट कर दीजिए। देखिए इसी तरह क्वेश्चन आएगा, भले आप लोग वैल्यू चेंज रहेगा, 5 न्यूटन की जगह 10 न्यूटन, 20 केजी की जगह 200 केजी, कुछ भी दे सकता है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन एफ इक्वल टू एम ए पर ही आधारित रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन देगा, यही मेन कॉन्सेप्ट है। तो ये आपके वैल्यू पुट कर दीजिए। आपके वैल्यू कितना है, 5 है। एंड मास की जगह कितना है, 20 है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना है कि सब कुछ एसआई यूनिट में होना चाहिए। जैसे फोर्स का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट न्यूटन, एंड मास का केजी, तो ये एसआई यूनिट में है। मतलब कि एक्सेलरेशन जो होगा वो भी एसआई यूनिट में ही आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। तो इसको कैंसिल कर दीजिए 4 टाइम्स, तो क्या होगा 1/4। इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा 0.25। 0.25 किसमें, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है केपलर के ग्रहों की गति के सिद्धांत के अनुसार। ये आप लोग पढ़े होंगे, केपलर का एक लॉ है जो क्या बोलता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के क्यूब। ठीक है, रेडियस का क्यूब पर डिपेंड करता है। टाइम पीरियड क्या, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। तो ये किस में है, देखिए आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, या टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, सेम चीज़ हुआ। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 104 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है आर त्रिज्या के पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार। देखिए ये भी आप लोग पढ़े होंगे, केंद्र पर वस्तु का भार क्या होता है, सबसे मिनिमम होता है। और आप लोग का जो पढ़े हैं ना, केंद्र पर हो गया, और अब ध्रुव पर हो गया जिसको पोल बोला जाता है, फिर इक्वेटर पर हो गया। ठीक है, ये सब पढ़े होंगे, केंद्र पर हो गया, पोल पर हो गया, इक्वेटर पर हो गया। तो यहाँ पर केंद्र के बारे में पूछ रहा, तो केंद्र पर वस्तु का भार क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर जी ही जीरो होता है, जी जीरो होता है। जी मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो है, तो भार मतलब क्या होता है, तो उसका फोर्स कितना लगेगा बताइए। वो एम जी करके लगाएंगे तो वहाँ पर तो जी जीरो है, तो उसका फोर्स भी जीरो लगेगा, मतलब कि वहाँ भार जो है हम लोग को जीरो दिखेगा। ठीक है, वहाँ पे भार जीरो हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आप लोग याद ही होगा, वैसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हाई लेवल का हो जाएगा आप लोग के लिए फिर। ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, शून्य, मतलब जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 105, जिसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए 105 में क्या कहा जा रहा है आप लोग का, इनमें से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। देखिए ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है ना, जूल होता है। तो जूल जूल तो इसमें है, मतलब कौन नहीं है वो हम लोग पता करना है, मतलब ये तो सही है, ये नहीं हो पाएगा। न्यूटन मीटर भी होता है, क्योंकि आप लोग वर्क पढ़े होंगे, जो कार्य पर है, कार्य को क्या पढ़े, फोर्स इंटू क्या पढ़े हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस पर है, या डिस्प्लेसमेंट जो लेना है। फोर्स आप लोग 9th में पढ़े होंगे, डिस्टेंस ही पढ़े होंगे, डिस्प्लेसमेंट मतलब तो नहीं जानते होंगे। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस पढ़े हैं ना, वर्क इक्वल टू, तो फोर यहाँ से वर्क का क्या हो जाएगा, ऐसा ही मतलब कि यहाँ से वर्क का एक मात्रक निकल जाएगा ना, यूनिट निकल जाएगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और यहाँ डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो एक हो गया न्यूटन मीटर, और इसी को बोला जाता है जूल। तो ये चीज़ होता है वर्क का जो है यूनिट। तो जूल दिया हुआ, जूल भी होगा, न्यूटन मीटर भी होगा, लेकिन किलोवाट नहीं होता। किलोवाट किसका ऐसा यूनिट होता है, ये पावर का होता है, शक्ति का यूनिट होता है किलोवाट, शक्ति का होता है। लेकिन ये
वर्क का मतलब नहीं होता, मतलब ऊर्जा का नहीं होता। तो वही पूछ रहा कौन मात्रक नहीं है वर्क का, ऊर्जा का मात्रक यही नहीं है किलोवाट, ये शक्ति का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, इसमें क्या कहा जा रहा है, 100 वाट का विद्युत बल्ब, मतलब जो दिया हुआ, मैंने बताया ना फिजिक्स से यही नियम है कि जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए, पावर दिया हुआ, शक्ति को पावर बोलते हैं ना। तो ये दिया 100 वाट, 100 वाट का विद्युत बल्ब है। ये कैसे पता चला कि पावर दिया हुआ, कहीं पे नहीं लिखा है कि शक्ति दिया हुआ, कहीं पे लिखा है कि शक्ति दिया हुआ, कहीं पे नहीं लिखा। तो मैंने कैसे पता किया कि ये शक्ति दिया हुआ है, मतलब कि पावर दिया हुआ, कैसे मैंने पता किया, क्योंकि इसका यूनिट देखा, यूनिट क्या है, वाट है। वाट किसका होता है, यूनिट पावर का। तो इसलिए पावर इक्वल टू दिया हुआ 100 वाट। इसमें टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, तो टाइम इक्वल टू कितना दिया, 1 मिनट। लेकिन ये मिनट में दिया है, ये ऐसा ही यूनिट में दिया नहीं, दिया ना, मैंने क्या बताया कि हमेशा सबको ऐसा ही यूनिट में चेंज करना है। तो ये तो मिनट में दिया है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा। टाइम कितना दिया, 60 सेकंड। हमको निकालना क्या है, ऊर्जा, मतलब कि वर्क हम लोग को निकालना है। तो हम लोग पढ़े होंगे पावर का फॉर्मूला। पावर मतलब क्या होता है, शक्ति किसको कहते हैं, वो कार्य करने की क्षमता को, मतलब ये पढ़े हैं पी इक्वल टू W/T। तो यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। तो बस सब तो दिया हुआ, पावर का वैल्यू P पुट कीजिए 100 एंड टाइम की जगह 60, क्या हो जाएगा बताइए, 6000 नहीं हो जाएगा, 6000 जूल हो जाएगा। 6000 जूल किस में, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। इसमें क्या कहा जा रहा है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से धरती पर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा देखिए, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, मतलब इसमें सिर्फ जी लग रहा है, तो उसमें क्या होगा, कुल ऊर्जा क्या होगा। टोटल एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहा है। टोटल एनर्जी क्या होगा, हम लोग पढ़े हैं ना, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब कि ना तो एनर्जी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग इसको मतलब ये कर सकते हैं। टोटल एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। तो यहाँ पर देखिए स्थिर किस में, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 पे। चलिए 108 क्यों चलते हैं। सोनार में हम लोग उपयोग करते हैं, देखिए ये पढ़े होंगे, सोनार वाला भी आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो इसमें क्या हो, देखिए सब 10th लेवल का है, तो इसी तरह आप लोग क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ इसी तरह क्वेश्चन रहेगा। 108 का आंसर क्या हो जाएगा, सोनार में हम लोग उपयोग करते हैं। तो कौन सा हम लोग तरंग उपयोग करते हैं सोनार में, तो इसका आंसर जो होगा 108 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक तरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। इसमें कहा जा रहा है भूकंप के समय किस तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो भूकंप के समय आप लोग किस तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है, ये भी आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, इंफ्रासाउंड। ठीक है, इंफ्रासाउंड हो जाएगा भूकंप के समय जो है तरंग उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 110 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या कहा जा रहा है, इनमें से इंफ्रासाउंड को सुन सकता है, कौन सुन सकता है इंफ्रासाउंड को, क्या कुत्ता सुन सकता है, क्या चमगादड़ सुन सकता है, क्या मानव सुन सकता है। तो इनमें से कोई भी नहीं सुन सकता, तो इनमें से कोई नहीं किसमें, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 की ओर चलते हैं। 20 डिग्री तापमान पर प्रतिध्वनि को सुनने के लिए किसी व्यक्ति की कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए, ये भी आप लोग पढ़े होंगे, जो कि एनसीईआरटी के लाइन से दिया हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17.2 मीटर। तो ये सारा कुछ तो आप लोग को डेटा वगैरह याद रखना है, जो न्यूमेरिकल है वो तो मैं समझा ही दे रहा अच्छी तरीके से, ताकि उस तरह का न्यूमेरिकल पूछेगा तो आप लोग से अब बन ही जाएगा। 112 में क्या कहा जाता है, जब निम्न ध्वनि को उच्च ध्वनि में परिवर्तित करते हैं तो हम लोग बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, जब ध्वनि देखिए कुछ इस तरह से हम लोग को ग्राफ पढ़ते हैं, आप लोग नहीं पता होगा, कुछ इस तरह से ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है, तरंगदैर्घ्य वगैरह। तो इसमें हम लोग क्या बढ़ाएंगे कि हम लोग का जो है इसका हाई ध्वनि, मतलब हाई साउंड, मतलब साउंड में इंक्रीज हो जाएगा, लाउड साउंड सुनाई देगा। तो इसके लिए हम लोग एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं, ये जो है ना इसी को बोला जाता है एम्पलीट्यूड। देखिए यहाँ हाइट इतना है ना, और यहाँ हाइट कितना ज़्यादा हो गया उससे, तो एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं। ये एम्पलीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं आयाम। तो आयाम किस में, ऑप्शन बी में, यहाँ एम्पलीट्यूड है ना ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 का। 113 की ओर चलते हैं। जी का मान चंद्रमा की सतह पर होता है, जी का मान चंद्रमा की सतह पर कितना होता है, वो तो आप लोग पढ़े ही होंगे, पृथ्वी की सतह पर जितना होता है चंद्रमा की सतह पर उससे कम होता है। तो देखिए क्या है, पृथ्वी की सतह से कम, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, इसमें क्या जाए, इनमें से कौन संबंध सही है। तो देखने से लग रहा है कि 12 का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को जी से ही डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू जो होता है GM/r² होता है। ये सरफेस का बात किया जा रहा है, सरफेस पर, क्योंकि ये जो है बदलता रहता है, सरफेस पर कुछ और रहता है, सरफेस हाइट में ले जाएंगे तो कुछ और हो जाएगा, फिर डेप्थ में ले जाएंगे तो कुछ और होगा। तो इसमें बोल रहा कौन सा संबंध सही है, तो सही तो यही है, जी इक्वल टू क्या होता है, GM/r², किसमें है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये सब कुछ आप लोग याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान अधिकतम होता है, ये भी आप लोग को बताएं, क्या बताएं कि जो केंद्र है उस पर जी का मान सबसे मिनिमम यानी 0 होता है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ होता है, पोल पर होता है, जिसको ध्रुव बोलते हैं। तो ध्रुव पर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन ए, इसका भी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, लेंस में कौन सा पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता, जो लेंस है उसको बनाने में कौन सा पदार्थ उपयोग नहीं किया जा सकता, ये पूछा जा रहा। जल का उपयोग कर सकते हैं, कांच, प्लास्टिक, क्ले, तो किसका उपयोग नहीं कर सकते, क्ले का। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 117 की ओर चलते, जिसमें कहा जा रहा है डिक्शनरी पढ़ने के लिए आप इनमें से किस लेंस का प्रयोग करेंगे। देखिए डिक्शनरी पढ़ना मतलब कि आप लोग क्या करेंगे, डिक्शनरी पढ़ना तो वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है डिक्शनरी में। तो इसके लिए आप लोग कौन सा लेंस उपयोग करेंगे बताइए। आप लोग तो पढ़े होंगे ना, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो उसी के अनुसार हम लोग को डिक्शनरी पढ़ने के लिए आप इनमें से किस लेंस का प्रयोग करेंगे। तो 117 का जो है आप लोग ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, उत्तर लेंस। उत्तर लेंस का ही तो प्रयोग करते हैं ना, उत्तर लेंस का ही छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप लोग देखे होंगे, मतलब कि एनसीईआरटी के लाइन में आप लोग पढ़ेंगे उत्तर लेंस का प्रयोग या फिर उपयोग वगैरह में जाकर देखिएगा, तो आप लोग को पता चलेगा कि डिक्शनरी में पढ़ने के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। और जिसका फोकस
फोकस अंतर मतलब कि फोकल लेंथ जो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, कम ही होना चाहिए, इसलिए 5 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा हुआ उत्तल लेंस एंड फोकल लेंथ आप लोग को 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए लेंस सूत्र डायरेक्ट फार्मूला, ये पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है। लेंस सूत्र हो गया आप लोग का, फिर मिरर फार्मूला हो गया, ये सारा कुछ आप लोग को पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, फिर से पूछेगा आप लोग का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और मिरर फार्मूला रहता तो यहाँ पर हो जाता प्लस। तो ये किस में है देखिए, तो देखिए ये किसी में नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो हिंदी वाला आप लोग मत देखिएगा, इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, ताकि आप लोग का जो कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग इंग्लिश वाला देख लीजिए। लेकिन इंग्लिश में दिख रहा है ऑप्शन ए में ये चीज़ दिख रहा है ना, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ कुछ एंड का साइन दे दिया जो कि माइनस का साइन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 119। एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, ये तो सभी को मालूम होता है यार, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 120। इसमें क्या कहा जा रहा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव आंख पर बनता है, कहाँ पर बनता है, मानव के आंख पर कहाँ पर बनता है, ये चीज़ पूछा जा रहा है, ठीक है। मानव आंख आप लोग पढ़े होंगे ना, ये चीज़ तो आप लोग पढ़े होंगे मानव आंख के बारे में। तो कहाँ पर बनता है, आंख में जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो 120 का आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, रेटिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। गाड़ी में लगा दर्पण आवर्धन उत्पन्न करता है, गाड़ी में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, ये भी आप लोग पता है। तो ये आवर्धन कितना क्या उत्पन्न करेगा, 1 से कम करेगा, तो 1 से कम ऑप्शन ए में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, क्वेश्चन नंबर 122। इसमें क्या पूछा जा रहा है, यदि आपका प्रतिबिंब दर्पण में सीधा बनता है तो दर्पण होगा, दर्पण में सीधा बन रहा है, ठीक है। प्रतिबिंब मान लीजिए आप इस तरह से खड़ा है, इस तरह से खड़ा है, तो आप लोग का दर्पण में जो बन रहा प्रतिबिंब वो भी इसी तरह से बन रहा, सीधा ही बन रहा है। तो कौन सा दर्पण होना चाहिए बताइए, 122 में क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, या तो समतल या उत्तल। उत्तल भी हमेशा क्या करता है, सीधा ही बनाता है, और समतल भी सीधा ही बनाता है। ओनली समतल मत कर दीजिएगा, समतल या उत्तल दोनों हो सकता है, तो इसलिए समतल या उत्तल ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 123। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए आंख का कौन सा भाग मृत्यु के बाद दान में दिया, मतलब किसको डोनेट किया जा सकता है, यदि मृत्यु हो जाता है तो क्या डोनेट किया जा सकता है, आंख का कौन सा भाग, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, कॉर्निया। इसलिए बहुत कोई डोनेट भी करते हैं, ठीक है, कॉर्निया को मरने के बाद, यानी कॉर्निया इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 124। इसमें कहा जा रहा है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो किस तरह का रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे कि रेटिना क्या कौन सा लेंस होता है, हम लोग आंख में उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस कैसा बनाता है प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर वास्तविक और उल्टा होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, और वास्तविक और उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 125 को देखिए, यहाँ पर पूछ देना दर्पण सूत्र, जैसा मैंने बता रहा था मिरर फार्मूला, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन 126। इसमें क्या जा रहा है, किसी लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है, ये सब कुछ आप लोग पता होना चाहिए, किसका क्या ये एसआई यूनिट होता है। आप लोग बोलेंगे तो इस पर ही मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें जितना किसी का भी एसआई यूनिट है सब क्लियर हो जाएगा, और आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा। तो इसमें क्या जा रहा है, जो लेंस की क्षमता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका एसआई यूनिट जो होता है डायोप्टर होता है। तो डायोप्टर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक खाली ऑप्शन ए ही आ रहा है, ठीक है। तो 127 एसनेल नियम के अनुसार क्या होता है, एसनेल नियम के अनुसार होता है ना, मी इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, तो ये भी ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। 127 का भी ऑप्शन ए है, तब से ऑप्शन ए ही सिर्फ आ रहा है। 128 को चलते हैं, कहीं इसका भी ऑप्शन ए तो नहीं आ जाएगा ना। 128 में क्या बोला जा रहा है, किसी दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहा जाता है, इसको भी फोकल लेंथ ही कहा जाता है ना। तो ऑप्शन ए इसका भी आंसर हो जाएगा। जो दर्पण है, मान लीजिए कोई भी एक दर्पण है, इसमें बोला जा रहा है कि पोल मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, पोल और जो ऐप है उसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, इसे तो बोला जाता है फोकल लेंथ। तो इसका भी आंसर जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। किसी लेंस की क्षमता होती है, देखिए लेंस की क्षमता क्या होता है, पावर को क्या लिख सकते हैं, 1/f लिख सकते हैं। इस पर भी बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है और बनेगा, आने वाला समय में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग क्या, मतलब इसमें क्या आप लोग कर सकता है छेड़खानी, यहाँ पर जो ऐप है ये हमेशा मीटर में होना चाहिए, लेकिन आप लोग का जो है क्वेश्चन में इस तरह से दिया जा सकता है कि इसको जो है सेंटीमीटर में दे देगा, तो आप लोग को मीटर में चेंज करके ये फॉर्मूला लगाइएगा, तब सही बनेगा, अदरवाइज आप लोग गलत हो जाएंगे। तो ये चीज़ होता है, जो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, जहाँ एफ जो है वो मीटर में होना चाहिए, और जो पावर का ऐसा यूनिट होता है वो डायोप्टर में आ जाएगा, ठीक है, ये डायोप्टर में आ जाएगा। तो 1/f किस में है, पावर इक्वल टू 1/f, ये भी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए 130 की ओर चलते हैं अब, जिसमें कहा जा रहा है जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाता है तो इसके पथ में परिवर्तन को कहते हैं। तो आप लोग पता है ना, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये किसके वजह से होता है वो आप लोग को पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, जिसके कारण से जो है इस तरह से देखने को मिलता है, पथ में परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131। इसमें कहा जा रहा है विद्युत धारा का मात्रक, देखिए अभी फिर से आ गया ना एसआई यूनिट, बोले ना एसआई यूनिट से आप लोग 5-6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग विद्युत धारा मतलब कि करंट का जो है एसआई यूनिट पूछा जा रहा है, तो करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रिज्म में कितने सतह बंद होते हैं, ये पूछा जाए तो 132 का आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 सतह बंद होते हैं। बंद मतलब कि बॉन्ड पूछा जा रहा है, सरफेस बॉन्ड कितने होते हैं ये पूछा जाए, तो ये आप लोग को याद रखना है कि 5 होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। रंग नहीं पूछा जा रहा, बहुत कोई रंग बोलते हैं, रंग नहीं पूछा जा रहा, बंद पूछा जा रहा, मतलब बॉन्ड पूछ रहा। 133 को चलते हैं, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m kg तथा वेग
मीटर पर सेकंड है तो इसकी गतिज ऊर्जा देखिए सब एसआई यूनिट में दिया है, मास केजी में दिया है, एंड वेलोसिटी यानी वेग जो है वो मीटर पर सेकंड में दिया है। तो हम लोग गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो गतिज ऊर्जा आप लोग क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जिसको बोला जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर किस में है, देखिए हाफ एम वी स्क्वायर आप लोग ऑप्शन ए में है। देखिए तब से ऑप्शन ए ही सिर्फ जवाब आ रहा है, सही जवाब। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, श्वेत प्रकाश कहा जाता है। श्वेत प्रकाश इसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। ये भी आप लोगों को क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो श्वेत प्रकाश किसको कहा जाता है, पॉलीक्रोमेटिक, जिसमें यदि एक रंग होता तो उसको मोनोक्रोमेटिक, मतलब एक रंग का नहीं, इसमें वेवलेंथ अलग अलग होता है ना, जैसे वेवलेंथ सेम वेवलेंथ होता है ना तो उसको बोला जाता है मोनोक्रोमेटिक, और इसमें डिफरेंट वेवलेंथ होगा क्योंकि रंग 7 है तो सातों रंग का जो है वेवलेंथ भी अलग अलग होगा, जिसके कारण से इसको बोला जा सकता है पॉलीक्रोमेटिक। ठीक है, डाइक्रोमेटिक नहीं बोला जा सकता क्योंकि 2 ही तरह का वेवलेंथ थोड़ी पाया जाता है। 7 रंग है तो 7 तरह का वेवलेंथ पाया जाएगा, तो यानी वेवलेंथ मतलब समझ रहे हैं ना, तरंगदैर्घ्य जिसको बोला जाता है। तो इसका पॉलीक्रोमेटिक जो है सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 135 की ओर चलता है, जिसमें कहा जा रहा है तारों के चमकने का क्या कारण है, तो ये भी आप लोग पढ़े होंगे, तारे क्यों चमकते हैं। तो 135 का आप लोग डायरेक्ट आंसर देंगे तो अपवर्तन हो जाएगा, तो अपवर्तन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए इनमें से कौन विद्युतीय क्षमता को नहीं बदलता है। देखिए ये सारा फॉर्मूला भी जो है ना आप लोग बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस तरह से फॉर्मूला। विद्युत क्षमता बोल रहा हूँ, पावर के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, पावर इक्वल टू क्या होता है बताइए, पावर इक्वल टू हम लोग पढ़े वी आई। देखिए मैं पूरा बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो है कभी भी इससे कन्फ्यूज नहीं होंगे। देखिए 3 तरह का पावर आप लोग पढ़ेंगे, वी आई एक पढ़ें। अब देखिए किस तरह से डिराइव कर सकते हैं, ये आप लोग सिर्फ याद रखना, पावर इक्वल टू वी आई। अब मैं डिराइव करने सिखाता हूँ। ओम्स लॉ पढ़े ना, वी इक्वल टू आई है, वी इक्वल टू आई आर पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार वी की जगह आप लोग पुट कर दीजिए आई आर। ये जो है ना वी इक्वल टू आई आर होता है ना, तो ये वी की जगह यहाँ पर पुट कर दीजिए, इस वी की जगह आई आर पुट कर दीजिए। तो आई आर जैसे ही पुट कीजिएगा तो क्या होगा, आई आर इंटू आई, एक आई ऑलरेडी है ना, वी की जगह मैं पुट कर रहा आई आर, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। आई स्क्वायर आर हो जाएगा, मतलब कि दूसरा फॉर्मूला निकल गया पावर का। और तीसरा फॉर्मूला पावर का क्या निकल सकता है, एक बार हम लोग वी की जगह पुट किए ना, यहाँ पर वी की जगह पुट किया, अब आई की जगह पुट कर दीजिए, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ से देखिए आई का वैल्यू क्या हो सकता है। ओम्स लॉ पे देखिए वी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर। तो मतलब कि इस आई की जगह पर आप लोग वी बाई आर पुट कर दीजिए, तो जैसे ही पुट कीजिएगा तो वी इंटू वी बाई आर यानी वी स्क्वायर बाई आर। तो ये 3 फॉर्मूला हो गया पावर का, जो कि इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है और न्यूमेरिकल भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन बनाया गया है 136 में कि कौन सा विद्युत क्षमता को नहीं मतलब कि दर्शाता है, क्या लिखा है, नहीं बदलता। इनमें से कौन विद्युत क्षमता को नहीं बदलता है, नहीं दिखाता ये होना चाहिए, नहीं दर्शाता ये होना चाहिए, बदलता क्या है। तो वी आई होता है, आई स्क्वायर आर होता है, और वी स्क्वायर बाई आर होता है। देखिए आई स्क्वायर आर बताया मैंने, आई स्क्वायर आर हाँ होता है। अब दूसरा ऑप्शन में आई आर स्क्वायर मैंने तो कहीं नहीं बताया, देख लीजिए पावर के फॉर्मूला में। तो यही जो है करेक्ट आंसर होगा। बाकी सी में देखिए वी आई बताए हैं, डी में देखिए वी स्क्वायर बाई आर बताएं, यानी आई आर स्क्वायर नहीं बताएं, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल भी बनाया जा सकता है। करंट दे देगा, पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा, पावर पूछ लेगा, या पावर दे देगा, करंट दे देगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेगा। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है। ओम्स लॉ पर फिर से पूछ दिया। देखिए ये सारा कुछ फॉर्मूला भी आप लोग एक दिन क्या करेंगे, फिजिक्स का जितना भी फॉर्मूला है सारा एक पेज में लिख लेंगे और आप लोग के साथ ले आएंगे। ठीक है, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। वी इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। इसमें क्या कहा जा रहा है, जब कई, देखिए ये भी तो फॉर्मूला बेस है, प्रतिरोधक श्रृंखला में जोड़ा जाता है, मतलब सीरीज में जोड़ा गया तो क्या प्रतिकूल प्रतिरोध मतलब कि प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो पूछा जा रहा है। सपोज सीरीज में जोड़ा गया, मान लीजिए इस तरह से, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, इस तरह R3 हो गया, ये R3 हो गया, ये R2 हो गया, एंड ये R1 हो गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में जुड़ा हुआ, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, R1 + R2 + R3। यही तो पर है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखने का जब सीरीज में रहेगा तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 139 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। इसमें क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसका भी एक ट्रिक बना देंगे। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आप लोग आएगा ही आएगा, पक्का क्वेश्चन आएगा। तो सदिश राशि कौन नहीं है, विस्थापन तो है ही, डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि है, चाल नहीं है, चाल सदिश राशि नहीं है, लेकिन जो वेग है वो सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल रहा सदिश राशि नहीं है, तो चाल ही तो सदिश राशि नहीं है, जिसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन जो चाल है वो स्पीड जिसको बोला जाता है उसका डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है, इसलिए उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। इंग्लिश वाला भी आप लोग समझ सकते हैं। इनमें से कौन त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन का मात्रक नहीं हो सकता। अभी बताया ना एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एसआई यूनिट होता है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर की जगह हम मीटर की जगह कुछ भी तो डाल सकते हैं ना, मात्रक सिर्फ पूछ रहा तो मात्रक एसआई यूनिट ये होता है, लेकिन मात्रक के लिए हम मीटर को सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, किलोमीटर में भी कर सकते हैं। मतलब कि ये चीज़ तो सही दिख रहा है ऑप्शन है, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी तो होता ही है। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखिए -2 लगाया है ना, सेंटीमीटर के ऊपर क्या है -2 लगाया, मतलब कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही चीज़ बता रहा है। तो ये भी तो है किलोमीटर पर सेकंड, ये नहीं है किलोमीटर पर सेकंड का आंसर होगा, सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर
142। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक बस अपने चाल से 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 72 किलोमीटर प्रति घंटा करता है, तो इसका त्वरण क्या, मतलब कि एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। सबसे पहले जो जो लिखा हुआ है, जो जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, मैंने बताया ना। और सबको ऐसे ही यूनिट में रखना है। तो टाइम क्या दिया, टाइम जो दिया हुआ है, टाइम का वैल्यू कितना दिया हुआ बताइए, 10 सेकंड दिया हुआ, तो टाइम इक्वल टू 10 सेकंड लिख लेते हैं, 10 सेकंड। एंड जो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी यू का वैल्यू जो दिया हुआ है, यू का वैल्यू जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 36 किलोमीटर पर आवर दिया। तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि ये मीटर पर सेकंड में आ जाए। ऐसा यूनिट में रखना सबको। तो इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी क्या दिया है, 72 किलोमीटर पर आवर, यानी इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी 20 मीटर पर सेकंड। यानी हम लोग क्या मिल गया, हम लोग क्या मिल गया, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड टाइम इक्वल टू 10 सेकंड। तो हम लोग क्या पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर हम, यहाँ से हम लोग का ए का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी। तो एक्सेलरेशन की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, v माइनस यू बाई टी। एंड v की जगह हम लोग निकाले थे 20 आया था, एंड u की जगह हम लोग निकाले थे 10 आया था, और टाइम दिया हुआ 10। तो ये 10 डिवाइडेड बाई 10 हो गया कट के 1। तो एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस में है बताइए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लोग का ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, चाल समय ग्राफ का स्लोप देता है। चाल समय ग्राफ मतलब कि स्लोप, स्लोप तो ये होता है, जैसे ये चाल हो गया, ये चाल नहीं देना चाहिए, यहाँ वेलोसिटी देना चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से मान लीजिए है, तो इसका स्लोप जो होगा वो क्या देता है, स्लोप क्या देता है बताइए, डी वी बाई डी टी क्या देगा, वो तो एक्सेलरेशन ही देगा। एक्सेलरेशन किस में है, त्वरण जिसको बोला जाता है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 144 क्यों चलते हैं, इनमें कौन सही संबंध है। तो अभी तो बताया एक फॉर्मूला भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी पर आधारित तो क्वेश्चन दिया गया था। तो फॉर्मूला भी आप लोग पता होना चाहिए, फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा। 145 जिसमें कहा जा रहा गतिमान वस्तु को जड़त्व निर्भर करता है, तो इसके इनर्शिया बोला जाता है जिसको जड़त्व, तो किस पर निर्भर करता है, वो द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान पर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 145 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं 146, जिसमें क्या कहा जा रहा है, जब टूथपेस्ट को दबाया जाता है तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, इसके लिए कौन सा बल जो है उत्तरदायी होता है, ये पता करना है। तो इसका आंसर जो होगा 146 का, वो आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, संतुलित बल, यानी कि बैलेंस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, जिसमें क्या बोला जा रहा है 147 में, रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये तो सभी को मालूम होता है, लगभग अच्छे से पढ़े होंगे। तो ये संवेग संरक्षण के नियम पर करता है कार्य, ठीक है, जिसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहाँ लीनियर मोमेंटम हो सकता है। 148 1 न्यूटन बराबर होता है, तो ये भी आप लोग पता होना चाहिए। 148 का आंसर ऑप्शन ए होगा 10⁵ डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, इसमें संवेग का मात्रक देखिए, फिर से ऐसा यूनिट मैंने बताया ना पहले कि 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ ऐसा यूनिट पर आधारित क्वेश्चन रहता है। तो संवेग का क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको मोमेंटम बोला जाता है। तो एम भी से डिनोट करते हैं मोमेंटम, एम भी। तो यहाँ मास का क्या हो गया, मास का केजी हो गया, और वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड किस में है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन 150, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, तो ये तो सबको पता है, बल होता है, यही तो डेफिनेशन होता है। फोर्स इक्वल टू होता है चेंज इन, मतलब कि मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम, मतलब कि ये संवेग परिवर्तन की दर, इसी को बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको बोला जाता है फोर्स। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और केमिस्ट्री का भी जल्दी से ले आऊँगा। एंड आप लोग बताइए आप लोग को क्या क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग बताऊँगा, जो कि आने का ज़्यादा चांसेस है। जैसे यूनिट से आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा ही यूनिट से, तो ऐसा यूनिट का भी एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें आप लोग सारा ऐसा यूनिट कवर किया जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, आज के लिए इतना, तब तक के लिए टेक केयर।